मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 संज्ञा। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इस संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। इस संसार में, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई नाम है। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है, मतलब जिस शब्द से किसी वस्तु के, प्राणी के या स्थान के या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ताजमहल अपनी बनावट और सुंदरता के लिए संसार के आश्चर्यों में गिना जाता है। हमने बाजार से कुछ पुस्तकें, कॉपियाँ और पेंसिलें खरीदी। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति व्यक्तियों के नाम है। भारत, दिल्ली देश, राजधानी, ताजमहल, संसार, बाजार स्थानों के नाम है। ये पुस्तकें, कॉपियाँ, पेंसिलें वस्तुओं के नाम हैं। बनावट, सुंदरता, आश्चर्य ये भावों के नाम हैं। अतः ये सभी शब्द संज्ञा हैं। तो हर किसी चीज़ का नेम, जो नाम होता है, वो आपका संज्ञा कहलाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, संज्ञा के भेद। संज्ञा के टाइप्स आ गए आपके यहाँ। संज्ञा के निम्नलिखित 3 प्रमुख भेद हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, जो किसी पर्टिकुलर विशेष प्राणी का, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, दिल्ली में स्थित बहाई कमल मंदिर दर्शनीय है। गंगा हिमालय से निकलती है। मुरारी बापू ने श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़कर सुनाई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त दिल्ली, बहाई कमल मंदिर, हिमालय, गंगा, मुरारी बापू, श्री रामचरितमानस सभी संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करा रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति का या किसी जगह का बोध करा रहे हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष स्थान का या विशेष जगह का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के या एक जैसे प्राणियों, जो एक ही तरीके के या एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो एक ही तरीके के प्राणी, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जाति बन गई एक उनकी है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, जैसे कि बच्चे एक ही तरीके के हैं तो बच्चे बोल दिया उनके लिए। अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही हैं। स्टेशन पर पहुँचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त बच्चे, पार्क, अध्यापिका, छात्राओं, स्टेशन, गाड़ी सभी संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार या एक जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध करा रहे हैं। ये विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे हैं। ये पूरे एक ही तरीके के वस्तुओं का, जातियों का, मीन्स आपके वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थानों का बोध कराना है। ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण दोष, उसकी अच्छाई बुराई, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण, इस पर्वत की ऊंचाई बहुत है। भारतीय सैनिक वीरता से लड़े और उन्होंने विजय पाई। तरबूज में बहुत मिठास है। उपर्युक्त वाक्यों में ऊंचाई, वीरता, विजय, मिठास ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, अवस्था आदि का बोध कराना है। कोई उनका जो गुण है, उसमें खासियत है या उसकी अवस्था है, किसी स्टेट में आदि का, इन चीज़ों का बोध कराना है। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कुछ जो अंग्रेजी जो विद्वान हैं, वो अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। फर्स्ट है आपका इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ धातुओं तथा द्रव्यों से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ धातुओं तथा द्रव्यों से तरह तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ऐसी संज्ञाएं जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती हैं, किसी धातु का या किसी द्रव्य का, मटेरियल का बोध कराती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। उदाहरण, रमन ने कंचन के लिए सोने का हार खरीदा। मैं रोज़ 1 गिलास दूध पीता हूँ। ये आपका मटेरियल नाउन है, द्रव्य है आपका। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त सोने का हार व दूध ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो किसी धातु अथवा द्रव्य का बोध कराते हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक आपका संज्ञा। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी ग्रुप के लिए, किसी समुदाय के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है, अब मैदान में हमारी टीम फुटबॉल खेल रही है। अब मैदान में हमारी टीम फुटबॉल खेल रही है। टीम ये ग्रुप हो गया, तो टीम है आपका, समूह का बोध करा रही है यहाँ पर टीम। नौचंदी मैदान में लगे मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ भी एक आपका ग्रुप बता रही है लोगों का, तो यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन। अब संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन, चेंजेस किए जा सकते हैं। प्रयोग के अनुसार कुछ संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन आ जाता है। फर्स्ट है आपका इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। कभी कभी विशेष संदर्भ में
व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उस व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, कार्य आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब कभी कभी कोई शब्द ऐसे होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं, लेकिन उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो भी चीज़ है या कोई इस व्यक्ति है तो उसमें जो भी गुण दोष होंगे तो उसके हिसाब से उसका यूज़ हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। तो उसके गुण दोष दिखाने के लिए, बोध कराने के लिए किसी चीज़ का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है वो। जैसे दधीची, दधीची मतलब एक तरीके से उनके अच्छे गुण थे उनके अंदर, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये दधीची। अब दधीची के गुण को दिखाने के लिए ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आज देश को दधीचियों की ज़रूरत है। जयचंद, जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ है। तो यहाँ पर जयचंद आपका जातिवाचक संज्ञा में यूज़ हुआ है जयचंदों में रूप में, मतलब उसके गुण दोष दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही दधीचियों में, यहाँ तो दधीची उसका नेम ही, यहाँ पर दधीचियों किया गया है तो मतलब उसके गुण दोष दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे जयचंदों में उसके गुण दोष का दिखाए जा रहे हैं, इस वजह से ये जातिवाचक संज्ञा बन गई यहाँ की। पहले वाक्य में दधीचियों का प्रयोग दूसरों के हित में प्राण त्यागने वालों की नहीं हुआ है। दधीची कौन थे? जो दूसरों की भलाई में अपनी जान दे देते थे, वो दधीची थे। दधीची ऐसे थे, तो यहाँ पर उनके जो गुण थे मतलब दूसरों के लिए जान दे देते थे, तो यहाँ पर दधीचियों का योग इस तरीके से किया गया है। दूसरे वाक्य में जयचंदों का प्रयोग देशद्रोहियों के लिए हुआ है। जयचंद जो थे वो एक देशद्रोही थे, तो देशद्रोहियों को दिखाने के लिए जयचंदों का यूज़ किया गया है, मतलब एक तरीके से उनकी जाति दिखाई गई देशद्रोहियों की। तो यहाँ पर आपकी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन गई। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञा है उसको हम व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध कराती है, किंतु जब कभी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए प्रयोग की जाती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे चाचा, चाचा आपकी जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों के प्यारे चाचा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे व्यक्तिवाचक के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे चाचा किसे कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन ये आपकी जातिवाचक है। नेताजी, ये भी आपकी जातिवाचक है। जो नेताजी होते हैं, नेता होते हैं, नेताजी ने कहा था, नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त चाचा और नेताजी विशेष व्यक्तियों की ओर इंगित करते हैं। जो चाचा है और नेताजी है ये एक विशेष व्यक्ति को बता रहे हैं, जैसे चाचा नेहरू जी को तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इसलिए इन वाक्यों में ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसलिए यहाँ पर ये नेताजी और चाचा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ये आपके हैं जातिवाचक। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी भाववाचक संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी यूज़ हो जाती है। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, हमेशा ये सिंगुलर में आती हैं। जब कभी ये संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं तो फिर ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहती। जब ये आपके प्लूरल में यूज़ होती हैं तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाती, जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे बुराई आपका भाववाचक संज्ञा है, ये किसी की गुण अवस्था है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे हो रहा है? हमें बुराइयों से बचना चाहिए। बुराइयाँ आपकी जातिवाचक में आ गई, बुराइयाँ जितनी भी हैं। प्रार्थना आपकी भाववाचक है, प्रार्थना दुआ। प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती, मतलब दुआएं एक तरीके से ग्रुप आ गया उनका समूह, एक ही तरीके की प्रार्थनाएं आ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त बुराइयों और प्रार्थनाएं क्रमशः बुराई और प्रार्थना भाववाचक संज्ञा के बदले हुए बहुवचन रूप है, मतलब इन्हीं के बहुवचन है। तो आपको बताया क्या था, बहुवचन में जब हो जाती हैं तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती हैं, तो ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इनकी रचना कैसे होती है, कैसे बनती हैं? भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ऐसी संज्ञाएं जो मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, जो मूल रूप में ओरिजिनली भाववाचक हैं, जैसे दया, क्रोध, हानि, लाभ, दुख, लज्जा आदि, ये आपकी मूल रूप से ओरिजिनली ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब कुछ भाववाचक संज्ञाएं आपकी जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्दों से बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट है आपका इसमें जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे जातिवाचक संज्ञा आपकी मित्र दे रखा है एक तरफ से, तो जातिवाचक है ये मित्र शब्द जो है। भाववाचक क्या बनी? से मित्रता बनी। मनुष्य से मनुष्यत्व, बच्चा से बचपन, पुरुष से पौरुष या पुरुषत्व, लड़का से लड़कपन, दोस्त से दोस्ती, मजदूर से मजदूरी। ऐसी एक और दे रखी है साइड में, शत्रु से शत्रुता भाववाचक संज्ञा बनी। शिशु से शैशव, नेता से नेतृत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, डाकू डकैती, मार्क्स मार्क्सवाद, इंसान इंसानियत। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट है आपका सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम शब्दों से, जैसे कि सर्वनाम है आपका अपना, अपना से बना आपका भाववाचक संज्ञा अपनापन, अपनत्व। अहम, अहंकार। निज से निजत्व, निजता। तो ये आपकी सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनी है। नेक्स्ट है आपका विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना।
जैसे स्वस्थ है आपका विशेषण, इससे बनी भाववाचक संज्ञा स्वास्थ्य। बुरा से बनी बुराई। अच्छा है एक आपका विशेषण, इससे बनी अच्छाई। कमज़ोर एक विशेषण शब्द, इससे बनी कमज़ोरी। इस तरीके से और दे रखे हैं आपको वीर वीरता, ऊंचा ऊंचाई, गर्म गर्मी, उचित औचित्य, कायर कायरता, ठंडा ठंडक, मधुर मधुरता माधुर्य, लघु लघुता। अब है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्दों से चढ़ना क्रिया है, इससे बनी चढ़ाई। गिरना से गिरावट, सजना सजावट, पढ़ना पढ़ाई। आना आगमन, हंसना हंसी, बहना बहाव, दौड़ना दौड़, जागना जागरण। मिलाना मिलन या मिलावट, मुस्कुराना मुस्कुराहट, फिसलना फिसलन, धमकाना धमकी, खोजना खोज। तो ये आपकी क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनी। अब आपकी हैं अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय होते हैं आपके अविकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि जल्द जल्दबाजी, दूर दूरी, समीप समीपता, समीपे, नीचे निचाई, मंद मंदी, शीघ्र शीघ्रता, धिक धिक्कार, वाह वाहवाही। तो ये सब आपके थे अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनाने। इस तरीके से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञाओं का रूप परिवर्तन और भाववाचक संज्ञाओं की रचना। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 29 एंड 30 की एक्सरसाइजेस करनी है। आप कुछ करने की बारी में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइजेस 2, 3 एंड 4। एक्सरसाइज 4 आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन सब के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँ, जिससे आप आंसर शीट से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस बुक में फिल करनी है, क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में करने हैं। स्पेलिंग्स का मात्राओं का ध्यान रखते हुए आप अपना वर्क करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और कल सुबह 8 बजे से पहले वर्क आपको मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।